अक्सर जब हम किसी बेहतरीन वक्ता या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं ना, जो किसी भी कमरे में कदम रखते ही सबका ध्यान खींच लेता है, तो पहली धारणा यही बनती है कि उसके पास शब्दों का कोई बहुत ही दुर्लभ जादू है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो कमरे में मौजूद सबसे चतुर इंसान है, जिन्हें हमेशा पता होता है कि बिल्कुल सही समय पर कौन सा सटीक शब्द इस्तेमाल करना है। हाँ, ताकि हर कोई उनकी बात से सहमत हो जाए। सही बात है। और ये एक बहुत ही आम सांस्कृतिक मिथक है कि बेहतरीन कम्युनिकेशन का मतलब एक शानदार शब्दावली या जटिल वाक्यों का निर्माण करना है। मतलब लोग डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं। हाँ, लोग अक्सर इसी जादुई शब्दावली की तलाश में पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स करते हैं या किताबें रटते हैं। लेकिन एलीट ऑडियो बुक्स के हाउ टू स्पीक स्मार्ट के ट्रांसक्रिप्ट को जब हम खंगालते हैं ना, तो एक ऐसा सच सामने आता है जो इस पूरी धारणा को ही जड़ से उखाड़ फेंकता है। वो 10% वाला फैक्ट? हाँ, एग्जैक्टली। इस सोर्स मटेरियल के अनुसार संवाद यानी कम्युनिकेशन में शब्द हमारे प्रभाव का केवल 10% हिस्सा होते हैं, सिर्फ 10%। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन सच है ना? बाकी का जो विशाल 90% हिस्सा है, वो पूरी तरह से मनोविज्ञान, रणनीति और इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानी दिमाग जानकारी को असल में प्रोसेस कैसे करता है। और यही वो अदृश्य अंतर है जो ये तय करता है कि क्यों कुछ बेहद होनहार और होशियार लोग भी अपनी बात मनवाने में संघर्ष करते रह जाते हैं। हाँ, जबकि कुछ लोग बिना सबसे ज्यादा तकनीकी ज्ञान हुए भी सहजता से अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वे असल में शब्दों के बजाय उस 90% वाले हिस्से को संचालित कर रहे होते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी 90% हिस्से के विज्ञान और रहस्य से पर्दा उठाना है। हम उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं और व्यवहारिक रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे जो सोर्स मटेरियल में गहराई से समझाई गई हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं, क्योंकि सबसे राहत देने वाली बात यह है कि ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है जो किसी के डीएनए में लिखा होता है। ये पूरी तरह से एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। सही कहा। और किसी भी नई स्किल को सीखने का पहला नियम होता है उन गलतियों को पहचानना जो अब तक अनजाने में होती आई हैं। बिल्कुल। सोर्स के आंकड़े एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। लगभग 95% लोग अनजाने में कुछ ऐसी जानलेवा गलतियां करते हैं जो उनकी बात शुरू होने से पहले ही उन्हें दूसरों की नजरों में कमजोर साबित कर देती हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि ये गलतियां हमारे मुंह खोलने से पहले ही हमारे खिलाफ काम करने लगती हैं। मतलब सोर्स में बताई गई सबसे पहली गलती है रिएक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ, प्रतिक्रियात्मक संवाद। इसे अगर आम जिंदगी में देखें तो ये उन लोगों का बर्ताव है जो हमेशा दूसरों के बोलने का इंतजार करते हैं। वो बातचीत में अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा एक अदृश्य अनुमति मांगते रहते हैं। जैसे कि मुझे लगता है या शायद आप सही हैं, इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल। बिल्कुल। या फिर अपनी ही कोई पुख्ता राय रखने से पहले माफी मांगते हैं। विकासवादी मनोविज्ञान यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से इसे समझना बहुत दिलचस्प है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारा दिमाग किसी भी नए सामाजिक माहौल में जाते ही एक हायरार्की स्कैनर की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब वो तुरंत पदानुक्रम को मापता है। हाँ, वो तुरंत ये तय करना चाहता है कि कमरे में लीडर कौन है और फॉलोअर कौन है। जब कोई हमेशा रिएक्टिव रहता है या बार बार अपनी ही बात को लेकर संशय दिखाता है, तो सुनने वाले का दिमाग बिना किसी तार्किक सोच के उन्हें कम महत्वपूर्ण की श्रेणी में डाल देता है। ओ, तो ये कोई सचेत निर्णय नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग है जो निश्चितता और अधिकार को सुरक्षा का प्रतीक मानती है। समझ गई। और इसी वायरिंग से जुड़ी दूसरी बड़ी गलती है इमोशनल लीकेज, यानी भावनाओं का अनजाने में रिसना। हाँ, ये बहुत आम है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी अहम प्रेजेंटेशन या मीटिंग में जा रहे होते हैं और बाहर से पूरा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी असली घबराहट कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने बोले गए शब्दों को तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। मतलब जो अंदर चल रहा है वो शरीर दिखाई देता है। बिल्कुल। जब कोई इंसान अंदर से घबराया हुआ होता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का स्तर बढ़ जाता है। इसका सीधा असर वोकल कॉर्ड्स पर पड़ता है, जिससे आवाज अचानक पतली हो जाती है या बोलने की गति बहुत तेज हो जाती है। हाँ, मैंने नोटिस किया है कि लोग नर्वस होते हैं तो बहुत तेज तेज बोलने लगते हैं। और इसके अलावा
अप्रूवल या सहमति की चाह में लोग अक्सर सामने वाले की तरफ बहुत ज्यादा झुकने लगते हैं। हमारा दिमाग इन सूक्ष्म शारीरिक बदलावों को पकड़ने में माहिर है। तो सामने वाला अवचेतन स्तर पर ये महसूस कर लेता है कि इस इंसान का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो इस पर भरोसा कैसे किया जाए? एकदम सही। और इसके बाद एक और गलती आती है जिसे अक्सर लोग एक अच्छी तकनीक मान बैठते हैं। मिरर कम्युनिकेशन। हाँ, मिरर कम्युनिकेशन। लोग अक्सर दूसरों की पसंद बनने के चक्कर में बिल्कुल उनके जैसा बर्ताव करने लगते हैं। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो ये भी धीरे बोलेंगे, उनके पोस्चर की हूबहू नकल करेंगे। मनोविज्ञान में इसे शायद कैमेलियन इफेक्ट कहा जाता है ना? हाँ, लेकिन सोर्स स्पष्ट करता है कि जब ये नकल जानबूझकर और बहुत ज्यादा सटीकता से की जाती है तो ये अनकैनी वैली प्रभाव पैदा करती है। अनकैनी वैली मतलब जब कोई चीज लगभग इंसानी लगती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। बिल्कुल, जिससे एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। जब कोई किसी की हरकतों की हूबहू नकल करता है तो सामने वाले का अवचेतन मन इसे कृत्रिम और मैनिपुलेटिव हरकत के तौर पे फ्लैग कर देता है। इंसान अपनी असली पहचान खो देता है और विश्वास बनने के बजाय पूरी तरह टूट जाता है। सही कहा। और फिर आती है वो गलती जो कॉर्पोरेट दुनिया से लेके आम बहसों तक हर जगह देखी जाती है, इंफॉर्मेशन डंपिंग। ओह, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, मतलब तथ्यों का पूरा पहाड़ सामने वाले पर गिरा देना। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर वो बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक सामने रख देंगे तो कोई भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ऐसे कंप्यूटर पर हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करना जिसका सिस्टम पहले से ही क्रैश हो चुका हो। मतलब दिमाग पहले भावनाओं को प्रोसेस करता है, तर्कों को नहीं। बहुत ही उम्दा एनालॉजी है। इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की तरह काम नहीं करता जहां बस डेटा ट्रांसफर कर सके। हमारा दिमाग जानकारी को सीधे तार्किक रूप से प्रोसेस नहीं करता। तो वो कैसे करता है? विकासवाद के कारण हमारा दिमाग सबसे पहले हर जानकारी को भावनाओं की छलनी से गुजारता है और उसके बाद उन भावनाओं को सही ठहराने के लिए तर्कों का सहारा लेता है। वर्किंग मेमोरी की क्षमता बहुत सीमित होती है, वो एक बार में केवल 4 से 7 नई चीजों को ही संभाल सकती है। अच्छा, तो जब किसी पर अचानक 15-20 डेटा पॉइंट्स थोपे जाते हैं तो उनका सिस्टम एक तरह से ट्रिप कर जाता है। ठीक ऐसा ही होता है। इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहा जाता है। जब दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जानकारी का बोझ पड़ता है तो वो मानसिक थकान से बचने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर देता है और जानकारी को अंदर आने से रोक देता है। तो लोग इसलिए बात सुनना बंद नहीं करते क्योंकि तर्क गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उस भारी मानसिक ऊर्जा को खर्च करने से इनकार कर देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सबक है। और अगर बातचीत शुरू होने से पहले और शुरुआती पलों में ही इतनी सारी मनोवैज्ञानिक गलतियां हो सकती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि लोग हमें बहुत तेजी से जज कर रहे हैं। इंसान के जज करने की गति हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा तेज है। कितनी तेज? सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि किसी नए इंसान से मिलने के महज 3 सेकंड के अंदर हमारा दिमाग थिन स्लाइस जजमेंट कर लेता है। सिर्फ 3 सेकंड में? ये तो पलक झपकने से भी कम समय है। हाँ, ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जहां दिमाग उपलब्ध जानकारी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से यानी थिन स्लाइस के आधार पर यह तय कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, सक्षम है या नहीं, और क्या वो हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। ये तो बहुत ही डरावना लगता है। ये कोई खामी या जल्दबाजी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से मिला एक अत्यंत आवश्यक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जंगल में शिकारियों के बीच रहते हुए हमारे पूर्वजों के पास ये सोचने का समय नहीं होता था कि सामने से आ रहा इंसान या जानवर दोस्त है या दुश्मन। उन्हें तुरंत फैसला लेना होता था। बिल्कुल। आज हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन हमारे दिमाग का वो हिस्सा, विशेष रूप से अमिगडाला, जो खतरे को भांपता है, आज भी उसी प्राचीन तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए किसी भी कमरे में प्रवेश करते समय शारीरिक उपस्थिति और पोस्चर का इतना ज्यादा महत्व होता है। सही बात है। सीधे खड़े होने का तरीका, कंधों का रिलैक्स्ड लेकिन सीधा होना, ये सब बिना एक भी शब्द बोले अमिगडाला को ये शांत संदेश दे देता है कि मैं सक्षम हूँ और यहाँ कोई खतरा नहीं है। और फिर आता है आई कांटेक्ट। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस 3 सेकंड वाले विज्ञान को आई कांटेक्ट से जोड़ते हैं। सोर्स में इसका एक बहुत ही बारीक गणित दिया गया है, 3 से 5 सेकंड वाला नियम। हाँ, ऐसा माना जाता है कि बोलते समय 3 से 5 सेकंड का आई कांटेक्ट और सुनते समय 4 से 6 सेकंड का आई कांटेक्ट सबसे बेहतरीन होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 1 या 2 सेकंड का फेरबदल आत्मविश्वास को सीधे आक्रामकता में बदल सकता है। इसके पीछे का जीव विज्ञान बहुत ही सटीक है।
जब आंखों का संपर्क 3 से 5 सेकंड का होता है तो दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहा जाता है, जो जुड़ाव का संकेत देता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही यह संपर्क 6 या 7 सेकंड की सीमा पार करता है, बिना पलक झपकाए लगातार घूरने में बदल जाता है, तो सामने वाले का दिमाग इसे एक डोमिनेंस बैटल या वर्चस्व की लड़ाई की तरह देखने लगता है। ओह, मतलब एमिगडाला ट्रिगर हो जाता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन की जगह कॉर्टिसोल लेने लगता है और बातचीत एक सहयोग के बजाय एक खतरे जैसी लगने लगती है। और यहीं पर इमोशनल कॉन्ग्रुएंस या भावनात्मक एकरूपता का सिद्धांत सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। मतलब ये कि सिर्फ आंखों का संपर्क ही काफी नहीं है, बल्कि शब्द, भावनाएं और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों एक ही दिशा में सिंक होनी चाहिए। अगर कोई अंदर से डरा हुआ है या झूठ बोल रहा है और बाहर से सिर्फ आत्मविश्वास का नाटक कर रहा है, तो दिमाग के रडार से वो बच नहीं सकता, क्योंकि चेहरा सब बता देता है। हाँ, इंसानी चेहरा हजारों मांसपेशियों से बना है जो भावनाओं के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। जब अंदर की भावना और बाहर का दिखावा अलग होता है, तो चेहरे पर 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए असली भावना आ जाती है, जिसे माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। तो भले ही सामने वाले का चेतन मन इसे ना पकड़ पाए, लेकिन उसका अवचेतन मन इसे तुरंत दर्ज कर लेता है और तुरंत खतरे का सायरन बजा देता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस इंसान पर भरोसा मत करो। ये पूरी प्रक्रिया कितनी जटिल और अद्भुत है। तो जब कोई इन थिन स्लाइस सिग्नल्स को सही से अलाइन कर लेता है और पहले 3 सेकंड में एक भरोसेमंद प्रभाव बना लेता है, तो उसके बाद अगली चुनौती क्या होती है? उसके बाद चुनौती होती है बिना आक्रामक हुए अपनी अथॉरिटी बनाए रखना। और यहाँ सोर्सर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पेश करता है। वो ये कि इस अथॉरिटी को बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारी खामोशी है। खामोशी। लेकिन समाज में तो ये गलतफहमी है कि दबदबा हमेशा जोर से बोलने या मेज पीटने से आता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से आक्रामकता असल में कमजोरी और नियंत्रण खोने की निशानी है। ये दिखाती है कि स्थिति आपके हाथ से निकल चुकी है और अब आपको अपनी बात मनवाने के लिए डर का सहारा लेना पड़ रहा है। तो असली अथॉरिटी कैसी होती है? असली अथॉरिटी पूरी तरह से शांत, स्थिर और नियंत्रित होती है। जो इंसान सच में शक्तिशाली होता है, उसे ये साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। और इस शांत अथॉरिटी को बनाने के लिए सोर्स एक बहुत ही गैर पारंपरिक तरीका सुझाता है, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, यानी रणनीतिक रूप से अपनी कमजोरी या गलतियों को सामने रखना। बाहरी तौर पर यह उल्टा लग सकता है कि कमजोरी दिखाने से ताकत कैसे बढ़ेगी, लेकिन जब कोई खुद अपनी गलती को स्वीकार करता है तो ये हाई स्टेटस सिग्नलिंग का काम करता है। मतलब वो दिखाता है कि वो इंसान इतना आत्मविश्वासी है कि उसे छोटी मोटी गलतियों से कोई खतरा महसूस नहीं होता। बिल्कुल, और लोग ऐसे व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करते हैं। और इसी अथॉरिटी को बनाए रखने में खामोशी के इस्तेमाल का कोई तोड़ नहीं है। सोर्स में 3 तरह के पॉज बताए गए हैं। हाँ, वो तीनों बहुत अहम है। पहला है कॉन्फिडेंस पॉज, बोलने से पहले थोड़ा रुकना। दूसरा है एम्फेसिस पॉज, किसी अहम बात के बाद रुकना। और तीसरा सबसे अहम है टेंशन पॉज। हाँ, इसका मतलब है कि जब स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाए तो तुरंत समाधान देने के बजाय असहज खामोशी को बर्दाश्त करना। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। बताइए। क्या ये टेंशन पॉज बातचीत को बहुत ज्यादा अजीब और असहज नहीं बना देता? मान लीजिए किसी से एक तीखा सवाल पूछा गया और उसने खामोशी साध ली। लोग इस असहजता से कैसे निपटे? ये पुशबैक बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो वो असहजता जानबूझकर पैदा की गई है। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। तो फिर क्या है? जब कोई तनावपूर्ण स्थिति में खामोश रहता है तो वह असल में सामने वाले को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का मौका दे रहा होता है। इंसानी दिमाग को अनसुलझा सामाजिक तनाव बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस खालीपन से नफरत करता है। बिल्कुल। अक्सर देखा गया है कि इस खामोशी को तोड़ने के लिए लोग खुद ही अपनी गलती मान लेते हैं या समस्या का समाधान खुद ही बता देते हैं। ज्यादा बोलना असल में असुरक्षा की निशानी है। तो एक तरह से हम उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए एक मानसिक जगह दे रहे हैं, जो इस चर्चा को सबसे अहम हिस्से की ओर ले जाता है, पर्सुएजन या मनवाना और मुश्किल बातचीत का समाधान खोजना। हाँ, और इसके लिए मैनिपुलेशन और पर्सुएशन के बीच का अंतर समझना होगा। मैनिपुलेशन में दूसरे का नुकसान होता है, जबकि पर्सुएशन दोनों के हित में होता है। राइट, बिल्कुल। और मुश्किल बातचीत में सबसे जरूरी है फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन के बीच का फर्क समझना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या हम बातचीत जीतने के लिए कर रहे हैं या समाधान निकालने के लिए। लाइन की इज्जत नहीं करते, ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक राय है। और इससे बस बहस बढ़ेगी,
क्योंकि सामने वाले का अमिगडाला इसे पहचान पर हमला मानेगा। हाँ, जबकि ये कहना कि प्रोजेक्ट 2 दिन देरी से आया एक फैक्ट है जिस पर शांति से बात हो सकती है। जब बातचीत को इंटरप्रिटेशन से हटाकर फैक्ट्स पर लाया जाता है तो विवाद सुलझने की संभावना बढ़ जाती है। और विवाद के समय बचाव की मुद्रा में सुनने के बजाय समझने के लिए सुनना चाहिए। मतलब सामने वाले की चिंताओं को पहले स्वीकार कर लेना। हाँ, इसे वैलिडेट कहते हैं। जैसे ये कहना कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको इस देरी से बहुत परेशानी हुई है। ये वाक्य एक जादू की तरह काम करता है। उनका अमिगडाला शांत हो जाता है। ये सारी रणनीतियां आमने सामने की बातचीत में तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आज की दुनिया डिजिटल है। बिना शारीरिक मौजूदगी के ये प्रभाव और करिश्मा कैसे बनाए रखा जाए? डिजिटल दुनिया में नॉन वर्बल इशारे गायब हो जाते हैं, इसलिए शब्दों का चुनाव, टाइमिंग और प्लेटफॉर्म के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी हो जाता है। इसे सोर्स प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन कहता है। हाँ, और करिश्मा कोई जन्मजात जादू नहीं है। इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है प्रेजेंस इंटेंसिटी। प्रेजेंस इंटेंसिटी मतलब अपना पूरा और बिना बंटा हुआ ध्यान सामने वाले को देना, जिससे उसे लगे कि वो कमरे का सबसे अहम इंसान है। बिल्कुल, आज के दौर में जहां ध्यान इतना बटा हुआ है, ये सबसे मूल्यवान चीज है। इसके साथ ही आउटकम बेस्ड आत्मविश्वास और प्रोसेस बेस्ड आत्मविश्वास के अंतर को समझना होगा। आउटकम बेस्ड मतलब जो नतीजों पर निर्भर करता है, और प्रोसेस बेस्ड मतलब बाहरी नतीजों के बजाय अपनी तैयारी और क्षमता पर भरोसा करना। एक मास्टर कम्युनिकेटर पैटर्न को पहचानता है और लगातार अपनी स्किल्स को एक लैबोरेटरी की तरह टेस्ट करता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो असल करिश्मा खुद को दिलचस्प दिखाने में नहीं, बल्कि दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने में है। क्यूरियोसिटी एम्प्लीफिकेशन। हाँ, इस डीप डाइव में हमने देखा कि बेहतरीन संवाद शब्दों से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। चाहे कोई अहम मीटिंग हो या बस एक बेहतर श्रोता बनना हो, ये सब एक सीखी जा सकने वाली स्किल है जो लगातार अभ्यास से आती है। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर हम अपनी अगली बातचीत में ये सोचने के बजाय कि मुझे आगे क्या बोलना है, अपना पूरा ध्यान सिर्फ सामने वाले के थिन स्लाइस सिग्नल्स को पढ़ने में लगा दें, तो क्या होगा? उनकी शारीरिक भाषा, आई कांटेक्ट और छुपी हुई भावनाओं को पढ़ने में। बिल्कुल। क्या ये छोटा सा बदलाव हमारे बात करने के तरीके और हमारे रिश्तों को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।